नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चीन की शक्ति अब हमारी। दरअसल कोविड महामारी और युद्ध ने दुनिया की ताकतवर यहां पर बता रहे हैं अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। एक तरफ जहां दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध के साथ इजरायल, हमास वार और हुतियों के विद्रोह से जूझ रही है, तो उधर दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था हुंकार भर रही है। भारत की इकोनॉमी तरक्की के नए अध्याय लिख रही है। बीते 10 सालों में भारत की इकोनॉमी ने जो दम भरा है, उसके दम पर ही वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 सालों में भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया है। जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ रही है, पड़ोसी देश चीन का दम फूलने लगा है। और तो और अमेरिका भी जहां कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा, भारत कंपनियों और विदेशी निवेशकों के लिए चीन का विकल्प बन रहा है। इसीलिए आज हमारी खास पेशकश चीन की शक्ति अब हमारी। निवेशकों की पसंद भारत। चीन अमेरिका पर आफत। भारत में हो रहा जबरदस्त निवेश। चीन का फूल रहा दम। अमेरिका भी हुआ बेदम। भारत का दबदबा कायम। तरक्की का नया अध्याय। भारतीय अर्थव्यवस्था का गुणगान। दुनिया की 2 पावरफुल देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ती जा रही है। अमेरिका जहां पर कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो उधर चीन की इकोनॉमी उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। दुनिया की 2 पावरफुल देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ती ही जा रही है। अमेरिका जहां कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो उधर चीन की इकोनॉमी उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी हैं। और तो और चीन की सुस्त विकास दर के आंकड़ों ने भी चीन की इकोनॉमी की पोल दुनिया भर के सामने खोल दी है। भारत को चुनौती देने वाला ड्रैगन फिलहाल हाँफ रहा है। चीन वर्सेस भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की विकास की गाड़ी जहां अनुमान से तेज भाग रही है, वहीं चीन की विकास दर सुस्त पड़ गई है। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने हाल ही में साल की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आंकड़े पेश किए, जो चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी हैं। दूसरी तिमाही में चीन की विकास दर 4.7% है, जबकि पहली तिमाही में ये 5.3% थी। चीन की विकास दर अनुमान से पीछे होती जा रही है। अगर भारत की बात करें तो उसने अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए दूसरी तिमाही में 7.6% विकास दर के लक्ष्य को हासिल किया है। भारत आज दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि अमेरिका और चाइना दोनों इस समय चरमराई हुई हैं। अमेरिका तो चरमरा सा गया है, चीन भी 5% से नीचे आ गया। ये वही चीन है जो एक समय 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार से बढ़ता था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस समय 33-34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि उनकी जीडीपी करीब 26-27 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि 1.25 गुना जीडीपी का उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है।
और जहां तक उनकी जीडीपी ग्रोथ की बात है तो वो मेरे हिसाब से 0 से थोड़ी ही ऊपर है। हालांकि वो लोग 2-2.5% बताते हैं, पर मेरे अनुमान से ऐसा नहीं है। दुनिया भर की भी अगर हम आर्थिक ग्रोथ लें तो वो भी 3% के अनुसार है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले। इधर चीन की बात करें तो चीन 5% से नीचे आ चुका है और चीन में अनेकों समस्याएं हैं। क्यों चरमाई चीन की अर्थव्यवस्था? दुनिया को धौंस दिखाने वाला चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। चीनी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3% से घटकर 4.7% पर आ गई है, जबकि इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग ने दूसरी तिमाही में 5.1% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। चीन की विकास दर अनुमानों से पीछे रह गई। कोरोना के बाद से ही चीन की इकोनॉमी चरमराई हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा उठ नहीं पा रही है। चीन का रियल एस्टेट सबसे बुरे दौर को झेल रहा है। खुदरा बिक्री में कमी के चलते अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां की उपभोक्ता खपत की वृद्धि दर 3.7% से गिरकर सिर्फ 2% पर अटका हुआ है। चीन से कितना आगे भारत? चीन की भारत से मुकाबले की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनुमान से कहीं आगे है। भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर 3.8% रही है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र चरम पर है, तो चीन की इकोनॉमी की इस हालत के लिए वहां की रियल एस्टेट बड़ी जिम्मेदार है। ये चीन वो चीन नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। इस चीन में आज अनेकों समस्याएं हैं। जितनी भी कंपनीज और जितने भी देशों ने वहां निवेश किया हुआ है वो आज वहां से निकलने का सोच रहे हैं। चीन की कंपनीज की बोर्ड मीटिंग में सबसे ऊपर एजेंडा होता है कि यहां से निकलने के लिए सबसे और आकर्षित जगह कौन सी है, क्योंकि यहां अब आगे बिजनेस नहीं किया जा सकता। चीन की रियल एस्टेट को हम पहले ही जानते हैं, वहां बिना बिके हुए मकानों की भरमार लगी हुई है। वहां का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और सबसे बड़ी बात, चीन की जो तानाशाही नेतृत्व है उसने कंपनियों में दखल देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि वो कंपनियां चाहती हैं कि वो चीन का नेतृत्व चाहता है कि उन कंपनियों पे हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये कॉर्पोरेट फंक्शनिंग में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीधी सीधी दखलंदाजी है और इस दखलंदाजी के चलते कोई भी कंपनी वहां पर शांति से अपना बिजनेस नहीं कर सकती। क्यों संकट में गिरा है चीन? मतलब साफ है कि चीन में उपभोक्ता खपत और खुदरा बिक्री 1 महीने में गिरकर आधी रह गई। खपत में कमी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए घातक है। वहीं गिरता निर्यात, बढ़ती रोजगार, बूढ़ी होती चीन की जनसंख्या इकोनॉमी पर घातक प्रभाव छोड़ रही है। कारोबार और कंपनियों के कामकाज में चीनी सरकार के दखल के चलते विदेशी कंपनियां परेशान होकर चीन छोड़ने लगी हैं। देश का रियल एस्टेट भारी कर्ज संकट से जूझ रहा है। वहीं शी जिनपिंग की नीतियों के चलते चीन का पश्चिमी देशों के साथ तनाव और व्यापारिक टेंशन उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वहीं रियल एस्टेट का संकट अब चीन के बैंकिंग सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा है। बैंकों के कर्ज डूब रहे हैं। ये सारी चुनौतियां चीन की अर्थव्यवस्था को डुबा रही है। दरअसल आईएमएफ ने भारत की विकास दर से अनुमान को बढ़ा दिया है। आईएमएफ का अगर हम बात यहां पर करते हैं तो अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था साल 2025 तक सिर्फ 7% की रफ्तार से बढ़ेगी और इससे पहले अप्रैल में आईएमएफ ने 6% का अनुमान रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो उधर रिजर्व बैंक का अनुमान है कि साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत में युवा आबादी से लेकर निवेश के अनुकूल बहुत कुछ है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही है। विकास दर के मामले में भारत के आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है, चाहे फिर वह विकसित देश यूएसए हो या फिर एशिया का इकोनॉमिक जायंट चीन हो। भारत ने इन दोनों ही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ग्रोथ रेट के मामले में लगातार पीछे किया है और आगे भी करता रहेगा। ये बात IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है। IMF ने जुलाई 2024 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान सार्वजनिक किया है। इसके साथ ही IMF ने ये भी अनुमान जताया है कि विकसित और उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मौजूदा वर्ष और अगले साल किस गति से बढ़ेंगी। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन का अनुमान भारत से ही जताया गया है। भारत के सारे आर्थिक पैमाने जो कि पिछले 10 साल में रिफॉर्म्स किए गए हैं, उसकी वजह से भारत के सारे पैमाने इस समय जोरों पर हैं। परचेज मैनेजर्स इंडेक्स ले लें, हम इन्फ्लेशन ले लें, हम फॉरेक्स रिजर्व्स ले लें,
जीडीपी ग्रोथ की पहले ही बात हुई जो कि 7 और 8% के बीच में है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे $750 बिलियन के करीब हैं। पीएमआई हमारा 60 के आसपास घूम रहा है। ये सब ऐसे पैमाने हैं जो दुनिया के किसी भी निवेशक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैं समझता हूं भारत की पोजीशन इस समय दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 2-2.5 साल में बन जाएगा और इतनी बड़ी भारत की मिडिल क्लास जो मेरे अनुमान के हिसाब से इस समय 60 से 70 करोड़ की हो चुकी है, किसी भी विदेशी निवेशक के लिए, किसी भी विदेशी कंपनी के लिए बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत की विकास दर 7% रहने वाली है। ये अप्रैल में आईएमएफ द्वारा जारी अनुमान से 0.2% अधिक है। अगले साल 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद 7.2% से बढ़ेगा। वहीं बात करें चीन की तो 2024-25 में चीन की वृद्धि दर का अनुमान 5% रखा गया है, जो पिछले अनुमान से 0.4% अधिक है। 2025-26 के ग्रोथ रेट के अनुमान को भी 0.4% की वृद्धि के साथ 4.5% कर दिया गया है। वहीं जेफरीज ग्रुप के विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का हाल। आईएमएफ के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% की दर से बढ़ेगी। यूएस 2024 में 2.6% की वृद्धि दर दर्ज कर सकता है। 2025 में इसकी ग्रोथ रेट 1.9% रहने का अनुमान जताया गया है। जर्मनी 2024 में 0.2%, फ्रांस 0.9%, यूके 0.7% और कनाडा 1.3% वृद्धि दर दर्ज कर सकता है। इस साल जापान की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ ने कहा कि साल 2025 तक वो 5% की दर से बढ़ेगी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां चीन का विकल्प खोज रही हैं। कंपनियां ऐसी जगह की तलाश में है जो चीन की जगह ले सकता है। चीन का विकल्प तलाश रहे निवेशकों ने पहले जापान का रुख किया, लेकिन अब ये देश अभी भी मंदी की चपेट का सामना कर रहे हैं। हाल ही में उसने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब भी खो दिया है और ऐसे में भारत की संभावना बढ़ चुकी है। उभरते बाजार के शेयरों पर नजर रखने वाले MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स यानी कि MSCI में भारत का भार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और इससे इक्विटी बाजारों की बात करें तो ज्यादा निवेश की संभावना मजबूत हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ इस इंडेक्स में चीन के साथ भारत का अंतर काफी कम हो गया है। जहां इंडेक्स में चीन का भार 25.4% से घटकर 25% पर आ गया है, तो उधर भारत के लिए यह आंकड़ा 18.2% से बढ़कर 19% तक हो गया है। ग्लोबल कंपनियां कर रही भारत का रुख। चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली ग्लोबल कंपनियां अब भारत का रुख कर रही हैं। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। पहला, चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ी है। दूसरा, यूरोप और अमेरिका से उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विकसित देश चीन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहते हैं, इसलिए ग्लोबल कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से शिफ्ट कर रही हैं और दूसरे देशों में नए कारखाने लगा रही हैं। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि इन कंपनियों की पहली पसंद भारत है। जापान की फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा के मुताबिक चीन में मैन्युफैक्चरिंग बेस वाली 130 ग्लोबल कंपनियों में से सबसे ज्यादा 28 भारत में प्रोडक्शन करना चाहती है, यानी हर चौथी कंपनी यहाँ आना चाहती है। वियतनाम इस मामले में दूसरे और मेक्सिको तीसरे नंबर पर है। दिलचस्प ये है कि 2019 में जब चीन से ग्लोबल कंपनियों की शिफ्टिंग शुरू हुई थी, तब चीन छोड़ने की तैयारी करने वाली कंपनियों की पहली पसंद वियतनाम था। नोमुरा का अनुमान है ग्लोबल कंपनियों के भारत आने से यहाँ का निर्यात 2030 तक बढ़कर करीब 70 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। ये सालाना 10% ग्रोथ दर्शाता है। 2023 में भारत ने करीब 36 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया। हर चौथी कंपनी चीन से भारत आने को तैयार। भारत 28 कंपनी, वियतनाम 23 कंपनी, मेक्सिको 19 कंपनी, थाईलैंड 16 कंपनी, इंडोनेशिया 9 कंपनी, सिंगापुर 5 कंपनी, फिलीपींस 4 कंपनी, जापान 2, कोरिया 2, अन्य 23 कंपनियां। 5 कारण भारत क्यों है पहली पसंद। मांग, खपत और कच्चा माल सब कुछ।
पिछले साल अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चीन में संचालन कर रही अमेरिकी कंपनियों के बीच सर्वे किया। 40% कंपनियों ने कहा वॉशिंगटन और बीजिंग में तनाव से वे दूसरे देशों में शिफ्ट होना चाहती हैं। भारत बेहतर विकल्प है क्योंकि ये मांग, खपत और आबादी में चीन जैसा है। दूसरा, कॉटन, लो अयस्क और केमिकल्स जैसा कच्चा माल भी यहाँ भारी मात्रा में उपलब्ध है। वॉलमार्ट भारत से बढ़ाएगी 3 गुना सप्लाई। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भी भारत में विस्तार कर रही है। 2027 तक भारतीय सप्लायर्स से अपनी खरीद $10 अरब पहुंचाने का लक्ष्य है, जो 2020 में $3 अरब थी। नॉर्थ अमेरिकी यूरोपीय रिटेलर यूपी में तलाश रहे हैं संभावनाएं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिटेलर्स के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों यूपी में अपनी फैक्ट्रियों के लिए संभावनाएं तलाशी हैं। दरअसल यूपी में 22.5 करोड़ की आबादी के साथ स्किल्ड लेबर की भरमार है। जर्मन कंपनी की भी नजर। जर्मन रिटेलर टेक पॉइंट के एमडी उली सरेस का कहना है कि विदेशी कंपनियों को सप्लाई के लिए सिर्फ चीन पर ही निर्भरता अच्छी नहीं है। अब कंपनियों को भारत का रुख करना जरूरी है। चीन के लिए आगे भी मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति रहते चीन से निर्यात होने वाली चीजों पर टैरिफ बढ़ाया था और जो बाइडेन ने इसे विस्तार दे दिया। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। भारत की ताकत। पिछले दशक भारत की आर्थिक विकास दर बढ़कर 9% से ऊपर हो गई। इसके उलट चीन की घटकर 3.5% रह गई। इसके अलावा भारत के पास 140 करोड़ कंज्यूमर का विशाल बाजार है। इनमें से 100 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के आकर्षण का एक बड़ा कारण ये भी है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को साफ दिख रहा है कि मौजूदा समय में चीन की जगह यदि कोई ले सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसलिए भी यहाँ पर विस्तार करना चाहती है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेफरीज ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन से भारत शिफ्ट होने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा अमेरिकी है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की। जापान और कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा भारत में शिफ्ट करने के बारे में सोच रही हैं। चुनौती, देश में बड़े पोर्ट नहीं है। भारत में यदि विशाल कंटेनर शिप हैंडल करने वाले बड़े पोर्ट होते तो ग्लोबल कंपनियों की चीन से शिफ्ट होने की रफ्तार और तेज होती। अभी ये शिप भारत की जगह सिंगापुर जैसे देशों के बंदरगाह पर आते हैं। वहाँ से माल छोटी छोटी शिपों में भरकर यहाँ पहुँचाया जाता है, जो महंगा है। मसलन न्यूयॉर्क से मुंबई माल भेजने का खर्च करीब 67,000 रुपए प्रति कंटेनर है, लेकिन मुंबई से न्यूयॉर्क माल भेजने का खर्च करीब 2.93 लाख प्रति कंटेनर पड़ता है। भारत में जिस रफ्तार से नए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, नई तकनीक डेवलप हो रही है और तेज रफ्तार निर्माण और विदेशी कंपनियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है, भारत निवेशकों के लिए बड़ा विकल्प बनकर उभर रहा है। दुनिया भर के निवेशक भारत की विकास संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं, तो उधर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स पीएम मोदी की उन संभावनाओं को लेकर गंभीर हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि साल 2025 तक वो भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। स्थिर सरकार से बढ़ता निवेश। भारत में मोदी सरकार ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। तीसरे कार्यकाल को लेकर भी उम्मीदों का बाजार गर्म है। बाजार पर नजर रखने वालों को उम्मीद है कि मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल पूरा करेगी। स्थिर सरकार से आर्थिक नीतियों के बारे में पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाता है, जिससे निवेशकों का आकर्षण बढ़ता है। चीन में जो भी व्यक्ति अमीर बनता है या जो वहाँ जिसका बहुत नाम हो जाता है, उसको वहाँ से गायब कर दिया जाता है। तो इस वजह से वहां पर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी अब नीचे आ चुका है। चीन का कृषि क्षेत्र भी हालत खराब है। पीछे जो बाढ़ आई और उससे पहले भी चीन ने जो जीरो कोविड पॉलिसी कोविड के दौरान लगाई, उससे चीन का जो छोटा और मझौरा व्यापारी था वो लगभग समाप्त हो गया और आज भी वो उससे नहीं निकल पाया है। तो मैं समझता हूं चीन की चरमराती अर्थव्यवस्था के बाद भारत ही दुनिया का अगला बड़ा निवेश की डेस्टिनेशन नजर आ रही है और भारत में ये निवेश आने को तैयार है। भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद एक रेड कारपेट निवेशकों के लिए बिछाया है और मुझे पूरी उम्मीद है एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि आने वाले 10 साल भारत के हैं और भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के निकलेगा। इसमें मुझे कोई भी दो राय नहीं है। भारत का भविष्य उज्जवल। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। नई दिल्ली बीजिंग का वास्तविक विकल्प है। वैश्विक निवेशक चीन का विकल्प चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोरोना महामारी के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा। बीजिंग और वाशिंगटन के बीच तनाव से उत्पन्न जोखिमों का भी सामना करना पड़ा।
फॉक्सकॉन सहित दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपने परिचालन का विस्तार कर रही हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि उनकी कंपनी जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में निवेश करना चाहती है। घरेलू निवेशक देश की ताकत। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के घरेलू निवेशक देश की ताकत को बढ़ाते हैं और विदेशी फंड पर इसकी निर्भरता को कम करते हैं। भारत के पश्चिमी देशों और अन्य प्रमुख आर्थिक शक्तियों से अच्छे संबंध हैं। इस कारण वैश्विक निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं। सैन फ्रांसिस्को के निवेश फंड मैथ्यूज एशिया के पोर्टफोलियो मैनेजर पीयूष मित्तल का कहना है कि भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो चीन की जगह ले सके। दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से भारत की तरक्की तेज रफ्तार से हो रही है। साल 2014 के बाद मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया है और अब पीएम का यह भी दावा है कि वो साल 2025 तक भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। जानकारों के मुताबिक भारत नए जमाने की तकनीक को अपना रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया की कई ग्लोबल एजेंसियों ने अनुमान लगाया कि साल 2047 तक भारत दुनिया की विकसित इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इन अनुमानों ने चीन की बेचैनी उड़ा दी है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।